हेलो मेरे प्रिय सज्जन साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लगाने वाले हैं यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट 4 का पार्ट बी, जिसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन पूरे फैक्ट के साथ पढ़ाऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 5 सितंबर 1945 को। उत्तर प्रदेश राज्य जो है 5 सितंबर 1945 को अस्तित्व में आया था। सभी को ये याद रखना है। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बैसाख मेला जो है वो पंजाब में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। कुंभ मेला इलाहाबाद में मनाया जाता है। माघ मेला भी और अर्धा मेला भी जो है इलाहाबाद में मनाया जाता है। लेकिन बैसाख मेला कहाँ मनाया जाता है? पंजाब और हरियाणा में। ये आपको याद रखना है। और ये कब बनाया जाता है? ये फसल कटाई और सिख नववर्ष का प्रतीक है। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रवि। रवि की पूजा मतलब सूर्य देवता की पूजा छठ पूजा को की जाती है। यह आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन से कितनी जानकारी निकाल सकते हैं हम? चलिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में तो बता ही दिया था मैंने आपको। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और झारखंड से आपको याद रखना है, झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार। कौन? संतोष कुमार गंगवार। बिहार की राजधानी पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी रखनी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, योग वेद। धनुर्वेद भी उपवेदों में आता है। शस्त्र शास्त्र भी उपवेद में आता है। आयुर्वेद भी उपवेद में आता है। लेकिन योग वेद उपवेद में नहीं आता। और वेद कितने प्रकार के होते हैं हमारे? वेद होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी रखनी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 2, संयोजक तार। संयोजक तार जो है उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक्सियोम 4 मिशन के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला बने हैं बच्चों, सबको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये 25 जून 2025 को गए थे बच्चों। और राकेश शर्मा से आपको क्या याद रखना है? कुछ याद आ रहा होगा राकेश शर्मा से। राकेश शर्मा जो है 1984 में स्पेस में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री गए थे। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी रखनी है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, एडमिरल। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 3, पुरुष में। पुरुष में जो है हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है। शिशु से भी ज़्यादा, महिला से भी ज़्यादा और 10 वर्ष के बच्चे से भी ज़्यादा हीमोग्लोबिन पुरुष में होती है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो चलिए अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरा समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये अहिंसक अभियान था बच्चों, ये था अहिंसक अभियान। और साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा शुरू की। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे थे। दांडी पहुंचने के बाद बच्चों समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून उन्होंने तोड़ा और इसका उल्लंघन किया।
जिसे आधिकारिक रूप से इस आंदोलन की शुरुआत हुई और इसके प्रथम चरण की समाप्ति 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद हुई। सभी को याद रखना है, प्रथम चरण की समाप्ति कब हुई? 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद। और दूसरा चरण जो था इसका, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद जनवरी 1932 में आंदोलन को फिर से शुरू किया गया था। और पूर्ण रूप से समाप्ति कब हुई? जन समर्थन में कमी को देखते हुए गांधी जी ने मई 1934 में पटना की बैठक के दौरान इस आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस ले लिया था बच्चों। पूर्ण रूप से इसकी समाप्ति हो गई थी। इतना आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट आंदोलन है, सभी को याद रखना है। जो जो मैंने फैक्ट आपको बताई है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वंशधारा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। वंशधारा नदी जो है बच्चों, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर बहती है। और इस क्वेश्चन से कितनी जानकारी निकाल सकते हैं हम? चलिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नाजिर, सभी को याद रखना है। और छत्तीसगढ़ से क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साई, छत्तीसगढ़ के गवर्नर रमेन डेक्का। और उड़ीसा से क्या याद रखना है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी, उड़ीसा के गवर्नर कंबमन पति। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य आधिकारिक तौर पर पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मणिक साग, त्रिपुरा के गवर्नर एन इंद्रसेन रेड्डी। इतना आपको त्रिपुरा के बारे में याद रखना है। मणिपुर से आपको क्या याद रखना है? मणिपुर के कैपिटल इम्फाल, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर अभी कोई नहीं है बच्चों, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है। 13 फरवरी 2025 से वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है, सबको याद रखना है ये। और मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला है बच्चों। और असम से क्या याद रखना है बच्चों? असम की कैपिटल दिसपुर, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर केटी पटनायक। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और लॉर्ड कैनिंग से आपको क्या याद रखना है? इनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। और इन्हें भारत का प्रथम वायसराय 1858 के अधिनियम के तहत बना दिया गया था। और ये 1857 के विद्रोह के समय तो थे ही, ये तो आपको याद रखना ही है। और मुगल सम्राट का पद इन्होंने ही समाप्त किया था। और आईपीसी भी इन्हीं के समय पे आई थी, आईपीसी जो अब बीएनएस बन चुकी है। इतना आपको लॉर्ड कैनिंग के बारे में याद रखना है बच्चों। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग से आपको क्या याद रखना है? इनका कार्यकाल 1828 ईस्वी से 1835 तक था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इन्हें बंगाल के बजाय भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राममोहन के सहयोग से इन्होंने ही कराया था। और ठगी प्रथा का दमन भी इन्होंने ही कराया था। और मैकाले की शिक्षा नीति जो थी, जो 1835 में आई थी, जिसने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा था, इन्हीं के समय में वो आई थी बच्चों। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में आपको इतना याद रखना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स से आपको क्या याद रखना है? इनका कार्यकाल 1813 से 1823 तक था बच्चों। और पिंडारियों का दमन, जो मराठा क्षेत्र में आतंक मचाते थे, इन्होंने ही पिंडारियों का दमन किया था। नेपाल युद्ध जो 1814 से 1816 में हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध, जिसका अंत सुगौली की संधि से हुआ, वह इन्हीं के समय में हुआ था बच्चों। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो 1857 से 1818 में मराठों को हराकर पेशवा का पद इन्होंने समाप्त कर दिया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था इन्हीं के समय में लाई गई थी। और डलहौजी से आपको क्या याद रखना है बच्चों? डलहौजी 1848 से 1854 तक इनका कार्यकाल था।
और हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, इन्हीं के समय में लाई गई थी। यही वो नीति लाए थे। और भारतीय रेलवे का जनक भी इन्हें ही लाया जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में पहली ट्रेन 1853 में, सभी को याद रखना है, मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। और डाक सेवा की शुरुआत भी इन्होंने ही करी थी। और वुड का डिस्पैच जो 1854 में आया था, जो शिक्षा में सुधार के लिए लाया गया था, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, वह इन्हीं के समय में आया था। तो इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखने हैं बच्चों। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे के सारे गवर्नर, याद रखना इनके बारे में, इतना सबको याद रखना है। अगला प्रश्न, हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में किसने मदद की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, फारस का शाह तहमास्प जो था, इन्होंने हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में मदद करी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बच्चों, मैंने कल हुमायूं के बारे में आपको बहुत कुछ बताया था, उसमें से आपको जितना भी याद है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे आपकी तैयारी और अच्छी होएगी। मैं आपको कहता हूँ, आपको क्वेश्चन के बारे में जितना ज्यादा पता होता है आप लिखा करो, आपको क्वेश्चन और अच्छी तरीके से याद होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मृदा में नाइट्रेट अंश मिलाकर मृदा उर्वरकता को बढ़ाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, उड़द। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 से जो है, सॉरी, अनुच्छेद 21 से जो है बच्चों, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में लाया गया था। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान इसी अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया था। और अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी इंसान से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में उल्लेख है। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में हो जाएगा, एससी, एसटी और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 46 में है, सॉरी। अनुच्छेद 39 में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 39 में है, समान आजीविका, समान वेतन और धन का संकेंद्रण कुछ लोगों तक सीमित ना रहे। ये उल्लेख है अनुच्छेद 39 में। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 120 पूंजी बिल से संबंधित है। अनुच्छेद 130 में क्या है? ये उच्चतम न्यायालय का स्थान जो दिल्ली में रहेगा वह निश्चित करता है। अनुच्छेद 110 में है, धन विधेयक। अनुच्छेद 100 में है, कोरम, जिसे हम गण पूर्ति भी कहते हैं, ये उससे संबंधित है, अनुच्छेद 100। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1968 में। 1968 में भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, फोलेट, जिसे हम B9 के नाम से जानते हैं। ये उसका रासायनिक नाम है, B9 का। तो B9 से स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए यूज किया जाता है। चलते हैं विटामिन ए पर। विटामिन ए से आपको याद रखना है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल, इसकी कमी से जनन शक्ति की कमी होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, और विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिलती है, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, फेसबुक में। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए बच्चों 35 वर्ष आयु न्यूनतम होनी चाहिए। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना न भूले, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाओ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चों।
ताकि उनकी भी सहायता हो सके। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।